गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गौरव सिंह आज एपी का थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 5.1। तो चलिए उस क्वेश्चंस को समझते हैं। पहला हम लोग ऑलरेडी 7 तक देख चुके थे। 8th क्वेश्चन है 1/2, 1/2, 1/2 फिर 1/2। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि सारे टर्म्स सेम है, मतलब कि ये एपी में होगा ही होगा। ठीक है, सारे टर्म्स अगर सेम है तो ये एपी में होना है, लेकिन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आने वाला है 0। तो चलिए इसको बनाते हैं। हम इसको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म मान ले। अगर हम 1 - 2 -1/2 अगर करते हैं, एक मिनट मैं इसको थोड़ा बोल्ड लिख दूं। अगर हम कुछ ऐसा लिखें, जैसे कॉमन डिफरेंस में निकालना है तो d = 1/2 -1/2। तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 + 1/2। ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, बचेगा 0। d = 0 नहीं, तो फिर कहीं भी टर्म निकालेंगे तो d का वैल्यू 0 ही आएगा। तो हम लोग लिखेंगे हेयर कॉमन डिफरेंस इज 0, देयरफॉर इट इज इन एपी। ये एपी में होगा, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म्स हमें लिखना है, अगर हम 0 ऐड करते चले जाएं फिर भी तो सेम ही रह जाएगा ना। तो लिखेंगे नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर कितना, -1/2 + 0, -1/2 + 0, -1/2 + 0। ये वही रह जाएगा, -1/2 -1/2 -1/2 आंसर। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ में आया होगा। देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 8th हो गया। 9th नंबर 1, 3, 9 और 27 ये नंबर्स हैं। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, कॉमन डिफरेंस निकालना है इन दोनों के बीच में। तो d = 3 - 1 = 2, d का वैल्यू आया 2। नेक्स्ट 3 और 9 के बीच में निकालेंगे, तो फिर d = 9 - 3, इट मीन्स दैट थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, 9 - 3 6, यहाँ पे d का वैल्यू 6 आ गया। एक बात यहाँ पे देखना है कि d का वैल्यू यहाँ 2 है और यहाँ पे d का वैल्यू 6 है। तो अगर d सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं है, तो ये एपी में नहीं होगा। हम लोग लिखेंगे हेयर d इज नॉट सेम देयरफॉर इट इज नॉट इन एपी। और जब एपी में है ही नहीं तो नेक्स्ट टर्म्स निकालने की बात ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है a, 2a, 3a, 4a ... नेक्स्ट टर्म्स भी हमें निकालने हैं। यहाँ ध्यान देना है, इन दो टर्म्स के बीच का अगर वैल्यू हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, 2 कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2 - a। यहाँ पे वैल्यू a, d का वैल्यू कितना आएगा, a आ गया। इन दोनों के बीच अगर हम देखें सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, तो d = 3a - 2a, यहाँ भी वैल्यू a आया नहीं। फिर इन दोनों के बीच का भी अगर फाइंड आउट किया जाए, इन दोनों के बीच का भी निकाले तो a आया। और 3a और 4a के बीच में अगर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो d = 4a - 3a, वैल्यू a होगा। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू सब जगह सेम आ रहा है। एक बात ध्यान देने वाली बात है, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू यहाँ भी a, यहाँ भी a और यहाँ भी a, तो निश्चित रूप से ये टर्म्स होंगे एपी में। तो लिखेंगे हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज इन एपी। ये अगर एपी में है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। तो नेक्स्ट टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म में हमें कॉमन डिफरेंस जोड़ना होगा। तो लिखेंगे टर्म 5, मतलब 5वां टर्म, T5 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 5th टर्म। 5th टर्म जो हमें निकालना है, जैसे नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है ना, तो इसके बाद 4th टर्म के बाद आएगा 5th,
फिर सिक्स्थ, फिर सेवेंथ टर्म नहीं, तो फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्थ टर्म 4a और प्लस कॉमन डिफरेंस। मेरे कहने का मतलब कि 4a जो है फोर्थ टर्म और उसमें कॉमन डिफरेंस यहाँ पे a, तो इस a को ऐड कर देंगे तो 4a और एक और a कितना हो जाएगा 5a। ठीक है, जैसे t5 इज इक्वल टू 5a। एक सिंपल सी बात, मान लीजिए कि 5 स्टार चॉकलेट है और एक और 5 स्टार चॉकलेट हो गया, तो 5 चॉकलेट हो गए ना 5 स्टार के, तो ये हो जाएगा 5a, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा 5a। अब सिक्स्थ टर्म निकालना होगा t6, सिक्स्थ टर्म, तो क्या करेंगे 5a में प्लस कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, नेक्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाएंगे, आगे वाला टर्म आते जाएगा, तो 5a और एक और a कितना हो जाएगा 6a, तो यहाँ पे हम इसको डाल देंगे 6a हो गया, फिर अगला उसी तरह से 7a हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a स्क्वायर, थर्ड टर्म a क्यूब, फोर्थ टर्म a का पावर 4। एक बात समझिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि पावर इंक्रीजिंग फॉर्म में हो, जैसे मान लीजिए किसी डिजिट का पावर 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 2 हो गया, फिर 3 हो जाए, फिर पावर 4 हो जाए, तो ये कभी भी एपी में नहीं होगा। ठीक है, ये एपी में हो ही नहीं सकता है। चलिए इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट टर्म जो a है, तो फर्स्ट टर्म को तो पता ही है क्या लिख सकते हैं, तो a ही लिखते हैं। सेकेंड टर्म को लिखते हैं a प्लस डी, थर्ड टर्म को लिखते हैं a प्लस 2d, फोर्थ टर्म को लिखते हैं a प्लस 3d। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम कॉमन डिफरेंस अगर निकालना चाहें तो d बराबर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म हमारा है a स्क्वायर माइनस a, अगर करते भी हैं तो कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये सेम टू सेम यही रह जाएगा। फिर d निकालें अगले दो टर्म के बीच, मतलब a स्क्वायर और a क्यूब, तो a क्यूब से अगर हम a स्क्वायर घटाते हैं तो फिर से ये कुछ नहीं घटेगा, ये सेम ही रह जाएगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कॉमन डिफरेंस ये और ये सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं है, इट मीन्स दैट ये एपी में नहीं होगा। लिखेंगे हेयर कॉमन डिफरेंस, here common difference is not same, therefore it is not in AP। और अगर AP में है ही नहीं तो अगला 3 टर्म निकालना भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में है √2, √8, √18 और √32। पहले तो ये देखना है कि AP में है कि नहीं। तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा जिसको हम लोग a बोलते हैं, ये सेकेंड टर्म हो जाएगा जिसको a प्लस डी बोलते हैं, थर्ड टर्म तो a प्लस 2d और फोर्थ टर्म तो a प्लस 3d। हम लोग को कॉमन डिफरेंस जब निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, a प्लस डी से a को माइनस करते हैं। मेरे कहने का मतलब सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, जैसा कि अभी हम लोग किए हैं। हर एक क्वेश्चन में तो यही काम हुआ है। तो √8 को अगर हम चाहें, √8 को अगर फैक्टराइज करें, √8 को अगर फैक्टराइज किया जाए तो कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। मतलब √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, जिसका पेयर, जैसे ये तीनों 2 आया नहीं, फैक्टराइज करने पर 3 2 मिले ना हमको, तो अगर इन तीनों 2 को मैं पेयर लगाना चाहूँ तो सिर्फ 2 का पेयर लगेगा, और 2 का पेयर लगेगा तो सिर्फ एक बार 2 बाहर आएगा और ये √2 ही रह जाएगा। तो इसका वैल्यू होगा 2√2। तो हम लिखेंगे 2√2 माइनस √2। बस सेम कॉन्सेप्ट, 2 डेयरी मिल्क से 1 डेयरी मिल्क घटा देना है, कितना हो जाएगा 1 डेयरी मिल्क। ओके, √2 कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना आया √2 आया। और आगे देखते हैं, √18 को सेम तरीके से अगर फैक्टराइज करें, √18 को अगर हम फैक्टराइज करना चाहें तो ये हो जाएगा कितना 3√2। कैसे, तो देखिए 18 को फैक्टराइज जब करेंगे ना 2 से तो ये 9 आएगा, फिर यहाँ पे 3 का पेयर लगेगा तो 3 रूट से बाहर निकल जाएगा और 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, जिसका पेयर लग जाता है रूट के बाहर आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। फिर कॉमन डिफरेंस के लिए नेक्स्ट टर्म तो √18 माइनस √8। √18 को लिख सकते हैं 3√2
और √8 को 2√2। अब वही बात 3 डेयरी मिल्क से 2 डेयरी मिल्क को सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आएगा, 1 डेयरी मिल्क तो आएगा ही ना, तो इसको सीधे √2 लिखेंगे। डी का वैल्यू यहाँ भी सेम जो आया यहाँ पे वही यहाँ पे भी है। आगे और एक पॉइंट पर और निकाल देना है, इन दोनों के बीच भी हमें वैल्यू निकालना है कॉमन डिफरेंस का। तो d इज इक्वल टू √32 माइनस √18, √32 माइनस √18। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे √32 है तो √32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। 32 को फैक्टराइज अगर करें तो 2 से कितना हो जाएगा 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4 और फिर 2 से तो 2। एक पेयर यहाँ पे लग जाएगा, दूसरा पेयर यहाँ लगेगा, तो 2 पेयर लगा तो 2 टाइम्स 2 बाहर हो जाएगा और एक 2 अंदर हो जाएगा, तो कितना 4√2, यही वैल्यू आएगा। हम लोग लिखेंगे कितना 4√2 माइनस 32 के बदले √32 के बदले 4√2 कैसे आया ये भी बता दिए। और √18 है तो इसको क्या लिखे थे अभी 3√2, ओके 3√2 लिख देते हैं। 3√2 कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। 4 डेयरी मिल्क से 3 डेयरी मिल्क सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना हो जाएगा 1 डेयरी मिल्क। इट मीन्स दैट डी का वैल्यू √2 हो जाएगा। हर केस में ध्यान देने वाली बात है कि कॉमन डिफरेंस तीनों जगह पे सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है इसका मतलब हो गया कि ये एपी में है, और अगर एपी में है तो 3 टर्म निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए कैसे निकालेंगे ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दिस टर्म्स आर इन एपी, यहीं पे लिख देता हूं दिस टर्म्स आर इन AP, therefore next three terms are अगला 3 टर्म क्या होगा, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स जो होंगे वो √32 का वैल्यू कितना है 4√2। 4 मतलब देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ निकालना है, सिक्स्थ निकालना है और सेवेंथ निकालना है। तो टर्म फिफ्थ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फोर्थ टर्म प्लस डी। फोर्थ टर्म क्या है वैल्यू a प्लस 3d और प्लस d, तो a प्लस 3d फोर्थ टर्म का वैल्यू हम लोगों के पास क्या आया था, फोर्थ टर्म का वैल्यू यहाँ पे कितना है 4√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 4√2 और प्लस √2 5√2। उसी तरीके से टर्म 6 जो हो जाएगा, एक √2 बढ़ते जा रहा है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। हमको एक √2 बढ़ाते जाना है। जैसे अभी ये कितना है 5√2 ना, अगला हो जाएगा 6√2, उसके अगला हो जाएगा 7√2। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टर्म 6 इज इक्वल टू 6√2, फिर टर्म 7 इज इक्वल टू 7√2 आंसर। ठीक है, इसको आप कंपेयर करके देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, जैसे फर्स्ट टर्म √3 है, सेकेंड टर्म √6, फिर √9, √12। तो यहाँ पे अगर कॉमन डिफरेंस निकाल लें तो पता है सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, तो √6 माइनस √3 हो गया। अब ये सब्ट्रैक्ट होने वाला नहीं है, इतना ही रहेगा कॉमन डिफरेंस। सेकेंड कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, √9 माइनस √6। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर √9 का तो वैल्यू 3 आता है, चलिए लिखते हैं 3 माइनस √6, इतना ही रहेगा, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। अब अगला √12, फिर d इज इक्वल टू √12 माइनस √9। 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2√3 माइनस 3, d बराबर इतना ही, फिर ये सेम रह जाएगा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो अच्छे से समझ रहे हैं कि एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं होगा तो अगला 3 टर्म भी नहीं निकलेगा। तो हम लोग लिखेंगे हेयर these numbers are not in AP। बस बात खत्म। जब एपी में है ही नहीं तो अगला तीनों टर्म निकलेगा ही नहीं।
बात समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब कि अगला 3 टर्म जब निकलेगा ही नहीं तो फाइनल आंसर हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अब एक बात समझने वाली बात यह है कि जैसे मैंने जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चंस में बताया था कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो कभी भी एपी नहीं होगा। कहने का मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो, या 1 का स्क्वायर हो 3 का स्क्वायर हो 5 का स्क्वायर हो 7 का स्क्वायर हो, तो वो एपी में हो ही नहीं सकता है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। फर्स्ट टर्म 1 का स्क्वायर हम करते हैं तो 1 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, यहाँ से अगर डी निकाले 9 - 1 = 8, फिर इन दोनों के बीच डी निकालें तो डी = 25 - 9 कितना 16। डी का वैल्यू कुछ और, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और। जब दो जगह पे ही अगर ये पता चल जाए कि डी का वैल्यू अलग अलग आ रहा है तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एपी में नहीं है। अगर डी का वैल्यू दो जगह भी डिसिमिलर आ गया, अलग अलग आ जाए, तो आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे लिखा जा सकता है कि ये एपी में नहीं है। तो लिखेंगे हेयर कॉमन डिफरेंस is not same therefore it is not in AP आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 73 का स्क्वायर। इसको चेक करना है कि ये में है या नहीं। नहीं, यहाँ पे सिर्फ 73 है, स्क्वायर नहीं है। तो 1 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73। इसको चेक करते हैं। कॉमन डिफरेंस के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हैं a प्लस डी, और फर्स्ट टर्म को लिखते हैं a, थर्ड टर्म को लिखते हैं a प्लस 2d और फोर्थ टर्म को लिखते हैं a प्लस 3d। तो डायरेक्ट d का वैल्यू अगर निकालना हो तो 25 - 1 हम लोग लिख सकते हैं। 25 से 1 जाएगा 24 आएगा, तो d का वैल्यू यहाँ पे आएगा 24। नेक्स्ट अगले दो टर्म के बीच का वैल्यू निकालते हैं तो d लिखेंगे अगेन d = 49 - 25, क्योंकि इन दोनों टर्म के बीच में निकालना है। 49 - 25 24। यहाँ पे भी d का वैल्यू 24 नहीं आया, दो जगह तो सेम आ गया, लगता है ये एपी में है। थर्ड पॉइंट निकालते हैं इसका, तो d = 73 - 49, ये भी 24, तो ये बिल्कुल है एपी में क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो लिखेंगे हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम therefore it is in AP। ये एपी में है। अब क्या करना है, जैसे एपी में तो हो गया, ये समझ में आ गया, इसके बाद वाले टर्म्स को निकालना है। तो करना कुछ नहीं है, लास्ट टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस जोड़ देते हैं तो उसके बाद वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वाले टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो उसके बाद वाला आ जाएगा, फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। हम लोग को निकालना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म, मतलब a + 4d टर्म 5 = a + 4d फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म 5 = a + 4d। a का वैल्यू तो 1 प्लस, स्टूडेंट इसको थोड़ा इजी करके ही बना देते हैं, बिल्कुल इजी, एकदम एक लाइन में आंसर आएगा 100% सही। ठीक है, फिफ्थ टर्म जो हम लोग को निकालना है ना, तो क्या करते हैं कि 73 और प्लस 24, 4 और 3 7, 7 2 9, ये एक टर्म आ गया। ठीक है, टर्म 6 भी निकालना है हम लोगों को, टर्म 7 भी निकालना है, बस अभी निकलेगा। अब 97 में करना क्या होगा कि अगला डी जोड़ दीजिए, 97 में डी जोड़ दीजिए, 6th टर्म आ जाएगा। उसके बाद वाले के लिए जो भी वैल्यू आएगा उसमें 24 और ऐड कर देंगे तो 7th टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें
तो 7 और 4 11, 9 2 11 और 1 12, 121 आ गया। टर्म 7 इज इक्वल टू कितना 121 प्लस 24 कितना हो जाएगा 5 5 4 1 145। यही 3 टर्म होंगे जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे। तो नेक्स्ट टर्म से निकालने के लिए ना ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। सबसे जो भी टर्म एंड में गिवन है उसमें डी जोड़ दीजिए, उसके बाद वाला मिल जाएगा, उसमें डी जोड़ दीजिए, उसके बाद वाला मिल जाएगा, उसमें डी जोड़ दीजिए, उसके बाद वाला मिल जाएगा। बस दैट्स ऑल, चैप्टर हुआ फिनिश। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।